ये कहानी शॉन नाम के एक लड़के से शुरू होती है जो कई दिनों से एक मिस्टीरियस सिग्नल को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कंप्यूटर उस सिग्नल को पकड़ नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो चोरी छिपे एक सरकारी सिग्नल टावर में घुस जाता है। पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी तो वो भागता भागता अपने पड़ोसी के स्विमिंग पूल में कूद जाता है, जिसके बाद पुलिस शॉन को पकड़ लेती है। यहाँ एंट्री होती है हैंक पार्सन्स की, जो शॉन का सौतेला पिता है। हैंक एक एक्स नेवी ऑफिसर है। शॉन और हैंक का रिश्ता कुछ खास नहीं है। शॉन उसे अपना पिता मानना नहीं चाहता और हमेशा उससे दूरी बनाकर रखता है। हैंक फिर भी उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। वो शॉन को पुलिस से छुड़ाकर घर ले जाता है। हैंक उससे बात करने की कोशिश करता है, तभी उसकी नजर एक कोड लैंग्वेज पे पड़ती है जिसे शॉन डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। चूंकि हैंक नेवी में रह चुका है, उसे ऐसे कोड डिकोड करना अच्छे तरीके से आता है। वो शॉन को मदद ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देता है, पर बाद में मान जाता है। हैंक कोड पढ़कर बताना शुरू करता है कि क्या लिखा है और शॉन उन बातों को आपस में जोड़ता जाता है। आखिरकार उन्हें पता चलता है कि वो कोड एक नक्शे की ओर इशारा कर रहा है। ये नक्शा 3 अलग अलग किताबों के नक्शों को मिलाकर बनाया गया है। इधर रिवील होता है कि शॉन के ग्रैंडपा एक एडवेंचर करने वाले इंसान थे जो 2 साल से गायब है। वो एक रहस्यमय द्वीप की तलाश में निकले थे और फिर वापस कभी नहीं आए। शॉन की फैमिली उन्हें मरा हुआ मान चुकी है, लेकिन शॉन को लगता है कि वो सिग्नल उसके ग्रैंडपा ने ही भेजा है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उनको वो रहस्यमय द्वीप मिल गया है और ये सिग्नल उसी आइलैंड की लोकेशन बता रहा है। शॉन को अब उधर अपने ग्रैंडपा को ढूंढने जाना है, लेकिन हैंक मना कर देता है क्योंकि वो उसको ऐसी डेंजरस जगह अकेला नहीं भेजना चाहता। लेकिन बाद में वो सोचता है कि अगर वो भी शॉन के साथ उधर जाए तो उनका रिश्ता अच्छा हो जाएगा और शॉन उसे पसंद करने लगेगा। इसलिए हैंक ने दोनों के लिए पलाऊ नाम की एक आइलैंड कंट्री का टिकट बुक किया और दोनों निकल पड़े। उधर पहुंच के वो एक बोट वाले को हायर करने की कोशिश करता है। शॉन बोट वाले को उस द्वीप की लोकेशन दिखाता है, लेकिन वो डर जाता है और बोलता है चाहे जितना भी पैसा दो मैं वहां नहीं जाऊंगा। पैसे की बात सुनते ही एक आदमी उधर भागता हुआ आता है जो अपना नाम गबातो बताता है और बोलता है कि वो पलाऊ का सबसे अच्छा पायलट है। गबातो उनको अपने जहाज के पास ले जाता है। उधर जाकर वो लोग देखकर चौंक जाते हैं कि वो कोई जहाज का पायलट नहीं बल्कि एक पुराने खटारा हेलीकॉप्टर का पायलट है। हेलीकॉप्टर के अंदर से कुछ मुर्गे और गबातो की बेटी निकलती है जिसका नाम कैलानी होता है। उसे देखकर शॉन का फ्यूज उड़ जाता है और वो हैंक से बोलता है कि उसको इन्हीं के साथ जाना है। शॉन उनको आइलैंड का लोकेशन बताता है, लेकिन वो बोलते हैं कि उधर तो कोई आइलैंड है ही नहीं और भारी बवंडर आते रहते हैं, उधर जाना बेहद खतरनाक है। फिर भी शॉन जाने की जिद करता है तो वे कहते हैं कि इसके लिए डबल पैसे लगेंगे। फिर वे सब हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल पड़ते हैं अपनी लोकेशन ढूंढने। जैसे जैसे वो लोग लोकेशन के करीब पहुंचते गए, आसमान और भी काला होता गया और सामने बहुत सारे बवंडर दिखाई देने लगते हैं। कैलानी गबातो से कहती है कि हेलीकॉप्टर वापस मोड़ दो, लेकिन शॉन मानने को राजी नहीं था। वो बुक से दिखाता है कि इसी बवंडर में घुसने से वो सीधे उस आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। तभी हैंक गबातो से बोलता है कि मेरा बेटा पागल हो गया, तुम हेलीकॉप्टर घुमाओ। लेकिन गबातो बताता है कि अब हेलीकॉप्टर खराब हो चुका है और अपने आप चल रहा है। तभी हेलीकॉप्टर का आधा हिस्सा टूट जाता है और वो बवंडर में फंस जाता है। हेलीकॉप्टर घूमता घूमता नीचे की तरफ जाने लगता है और डर के मारे सब लोग अपनी अपनी सीट कसकर पकड़ लेते हैं। तभी अचानक सब कुछ काला पड़ जाता है। फिर दिखाया जाता है कि हैंक शॉन को बेहोशी से जगा रहा है। शॉन उठता है और बोलता है आखिर ये जगह सच है। दूसरी तरफ गबातो चिल्लाता है कि उसका आधा शरीर कट गया, लेकिन कैलानी बताती है कि उसका शरीर बस रेत में घुसा हुआ है। वो लोग चारों तरफ नजर घुमाते हैं और बड़ी बड़ी काली पहाड़ियां दिखाई पड़ती हैं। शॉन बोलता है कि बुक में तो ऐसा कुछ नहीं था। तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है और सब लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा की दूसरी तरफ जब पहुंचते हैं तब उनको दिखाई देता है वो सुंदर रहस्यमय द्वीप जिसके बारे में बुक में पढ़ा था। उधर सब बड़े जानवर छोटे होते हैं और छोटे जानवर बड़े। उनको हवा में उड़ती बड़ी बड़ी तितलियां दिखती हैं और फिर हाथी की आवाज सुनाई देती है। हाथी उनके पास आता है, लेकिन वो कुत्ते जितना छोटा होता है। हैंक उसे गोद में लेकर खिलाता है और फिर सब आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते वो कुछ पत्थरों के ऊपर से जा रहे होते हैं। तभी एक पत्थर टूट जाता है और उन्हें पता चलता है कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि अंडे हैं। वो लोग नजर घुमाते हैं तो देखते हैं कि ये बड़े बड़े अंडे एक बड़ी डायनासोर जैसी छिपकली के हैं। वो लोग डर जाते हैं और सबको शांत रहने को बोलते हैं। तभी गबातो जिस अंडे पे खड़ा था वो टूट जाता है और वो अंदर गिर जाता है। आवाज सुन के छिपकली जाग जाती है और उनकी तरफ भागने लगती है। सब जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक भागने के बाद वो छिपकली उनको घेर लेती है और खाने ही वाली होती है। तभी कोई उस पर लकड़ियों से हमला करने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी एंट्री होती है शॉन के ग्रैंडपा की। शॉन अपने ग्रैंडपा से गले मिलता है। हैंक अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, खुद को शॉन का सौतेला बाप बताता है। ये सुनते ही ग्रैंडपा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर हैंक उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानता। ग्रैंडपा उन सबको अपने आलीशान ट्री हाउस में लेकर जाते हैं जिसे उन्होंने अपनी टूटी बोट से बनाया था। शॉन को ये सब काफी इंटरेस्टिंग लगता है। ग्रैंडपा बताते हैं कि उनको इधर कम से कम 2 हफ्ता रुकना पड़ेगा क्योंकि रेस्क्यू टीम को सिग्नल दे के बुलाने में इतना टाइम लग जाएगा। हैंक बताता है कि इतने दिन गायब रहने पर शॉन की माँ परेशान हो जाएगी, पर ग्रैंडपा मजाक उड़ाते हैं कि वो 2 हफ्तों में अपने लिए तीसरा पति भी ढूंढ लेगी। वो लोग सो जाते हैं और अगले दिन ग्रैंडपा उन्हें एक खास जगह पर ले जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में शॉन कैलानी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन वो उससे ज्यादा स्मार्ट थी इसलिए उसे बिल्कुल भाव नहीं देती। हैंक ये सब देख लेता है और शॉन से कहता है कि वो उसे लड़की पटाना सिखाएगा। वो उसे कुछ ट्रिक्स बताता है जिनमें से एक होता है अजीब सा चेस्ट हिलाने वाला टेक्निक। वो बताता है कि इससे लड़कियां जल्दी पटती हैं। तभी गबातो भी उसकी ट्रिक की तारीफ करता है और सब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग एक बेहद सुंदर और हजारों साल पुराने शहर में पहुंचते हैं जिसे देखकर वो सब चौंक जाते हैं। वे लोग शहर के बीचों बीच पहुंचते हैं जहां कुछ लिखा हुआ होता है। हैंक उस पत्थर को हटाता है और उधर अटलांटिस लिखा हुआ मिलता है। उनको पता चलता है कि ये वही मशहूर द्वीप है जो पानी में डूबा रहता है। वो लोग ग्रैंडपा से पूछते हैं कि ये डूबा हुआ क्यों नहीं है। वो बताते हैं कि ये हर 140 साल
में आधा टाइम डूबा रहता है और आधा टाइम ऊपर। तभी हैंक देखता है पास में खारा पानी जमा हुआ है। उसको समझ आ जाता है कि ये द्वीप 3 से 4 दिन में डूबने वाला है। वो लोग घबरा जाते हैं। ग्रैंडपा बताते हैं कि अब द्वीप से निकलने का एक ही रास्ता है, उन्हें नेमो नाम के रिसर्चर का पनडुब्बी ढूंढना पड़ेगा जो इस द्वीप पर कहीं छुपी है। वो लोग उधर जाते हैं जहाँ नेमो को दफनाया गया था, क्योंकि उधर नेमो की डायरी भी है जिस पर वो पनडुब्बी कहाँ है उसकी लोकेशन है। उधर जाकर देखते हैं कि नेमो की समाधि का रास्ता छोटी सी गुफा से होकर जाता है। कैलानी बोलती है कि मैं उधर घुस सकती हूँ, बाकी कोई उसमें फिट नहीं होगा। उसको रस्सी से बांधकर अंदर भेजा जाता है। अंदर जाकर वो देखती है कि नेमो का कंकाल अपने हाथ में डायरी पकड़े बैठा है। वो डायरी खींचती है, तभी एक कीड़ा उस पर हमला कर देता है। वो उस कीड़े को मार के वहाँ से भागती है। ऊपर से लगातार पत्थर गिर रहे थे। वो किसी तरह उस गुफा से बाहर निकलती है और सीधे शॉन पर जा गिरती है। शॉन एक बार फिर उससे फ्लर्ट करता है। वो लोग उस डायरी को खोलते हैं। गबातो कहता है नेमो की हैंडराइटिंग कितनी खराब है। तब ग्रैंडपा बताते हैं ये हिंदी में लिखा है, क्योंकि नेमो इंडिया से था। डायरी में पनडुब्बी की लोकेशन लिखी होती है जहाँ उसे छुपाया गया था। वो सब उधर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि एक ज्वालामुखी फट गया है, यानी जल्दी ये द्वीप डूबने वाला था। तब वोल्केनो की राख उड़कर उन पे गिरती है। वो देखते हैं कि ये कोई आम राख नहीं है बल्कि खरा सोना है। शॉन उस सोने की वोल्केनो को देखने की जिद करता है, पर हैंक मना कर देता है क्योंकि उन्हें पहले पनडुब्बी ढूंढनी थी। गबातो भी उस वोल्केनो को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। रास्ते में कैलानी शॉन को समझाने की कोशिश करती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर करते हैं, इसलिए कभी कभी इन्हें ये सब करना पड़ता है। वो अपने पापा का किस्सा सुनाती है कि कैसे उन्होंने उसकी जॉब के लिए पूरे शहर में हेलीकॉप्टर से उसका सीवी बरसा दिया था। शॉन हंस पड़ता है और बात समझ जाता है। वो लोग खूबसूरत नजारे देखते हुए बड़े बड़े फल खाते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिर में एक बड़ी पहाड़ी के नीचे पहुंच जाते हैं। हैंक ग्रैंडपा से पूछता है कि मैप सही भी है या नहीं और ये पहाड़ हम कैसे पार करेंगे। ऐसा तो नहीं कि कोई हमें उठा ले जाएगा और पहाड़ पार करवा देगा। ग्रैंडपा ने कहा सही पकड़े, तुम इतने भी निकम्मे नहीं हो, और तरीका दिखाते हैं। वो झाड़ियों के पीछे जाकर एक बड़ी मधुमक्खी को अपनी सवारी बना लेते हैं, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। हैंक बोलता है नीचे उतरो नहीं तो बुढ़ापे में हड्डियां टूट जाएगी आपकी। लेकिन तभी शॉन और कैलानी भी दौड़कर मधुमक्खियों पर चढ़ जाते हैं। ये सब देख के गबातो और हैंक भी फौरन मधुमक्खी पर चढ़ जाते हैं। सब मजे से हवा में उड़ते हुए नीचे पहाड़ों पर चलती बड़ी बड़ी चींटियां देखते हैं। तभी अचानक गबातो पर ऊपर से अजीब सा सफेद लिक्विड गिरता है। वो ऊपर देखकर समझ जाता है कि ये एक बहुत बड़े पंछी की पॉटी है और वो पंछी उन पे ही हमला करने वाला है, क्योंकि मधुमक्खी इन पंछियों का सबसे फेवरेट खाना है। वो काफी स्पीड से उनकी तरफ बढ़ती है। वो सभी पूरी ताकत से अपनी मधुमक्खियों को भगाते हैं। एक पंछी शॉन की मधुमक्खी पे हमला कर देता है और कैलानी नीचे गिर जाती है, लेकिन शॉन किसी तरह उसे बचा लेता है और वो शॉन से इंप्रेस हो जाती है। फिर शॉन दिमाग लगाता है और पंछी को मकड़ी की जाल में फंसाने का प्लान बनाता है। वो फुल स्पीड से उस जाल की तरफ जाता है और छेद से निकल जाता है। पंछी उस जाल में फंस जाता है, लेकिन शॉन खुशी के मारे सामने देखना भूल जाता है और सामने किसी चीज से टकरा के बैलेंस खो देता है। वो गुलाटियां मारते हुए आगे जा गिरता है। उसके पैर की हड्डी डिसलोकेट हो जाती है। हैंक और ग्रैंडपा शॉन को उठा के एक सेफ जगह ले जाते हैं। तब तक रात हो चुकी होती है। दोनों उसका पैर पकड़कर एक झटका मार के ठीक कर देते हैं। दर्द कम करने के लिए हैंक अपने बेटे को एक अच्छा सा गाना गा के सुनाता है और ग्रैंडपा भी उसकी तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ गबातो और कैलानी पानी लाने गए होते हैं। गबातो पूछता है कि तुझे वो लड़का पसंद है क्या। कैलानी कहती है कि पसंद आया तो भी क्या, वो तो चला जाएगा अमेरिका और मैं पलाऊ की छोटी सी शहर में पड़ी रहूंगी। गबातो बोलता है कि वो कुछ भी करके उसे अमेरिका में शॉन के साथ कॉलेज भेजकर रहेगा। वो दोनों लौट आते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठते ही वो देखते हैं कि आसपास पूरी जगह पानी से भर चुकी है। सब घबरा जाते हैं और हैंक से पूछते हैं कि इतना पानी अचानक कहां से आ गया, जबकि हैंक ने कहा था कि 3 दिन और लगेंगे वो जगह डूबने में। हैंक बताता है कि रातों रात डूबने की स्पीड बढ़ गई है और अब उनके पास सिर्फ 2-3 घंटे हैं। उसी बीच कैलानी देखती है कि उसके पापा वहाँ नहीं है। वो घबराकर पापा पापा चिल्लाने लगती है। ग्रैंडपा मजाक में कहते हैं कि शायद वो टॉयलेट गया होगा, लेकिन कैलानी को समझ आ जाता है कि उसके पापा सोने के पहाड़ पर चले गए हैं सोना लाने, ताकि उसे अमेरिका भेज सके पढ़ने के लिए। वो बोलती है कि वो अकेले ही अपने पापा को ढूंढने जाएगी। ये सुनकर शॉन भी उसके साथ चलने की बात करता है, लेकिन हैंक और ग्रैंडपा मना कर देते हैं क्योंकि उसके पैर में चोट है और वो 5 किलोमीटर पहाड़ नहीं चढ़ पाएगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो कैलानी के साथ जाएंगे क्योंकि उन्हीं की वजह से सब यहाँ फंसे हैं और अगर वो टाइम पर ना लौट पाए तो हैंक और शॉन सबमरीन लेकर निकल जाएं। तभी उन्हें याद आता है कि मैप तो एक ही है, दोनों अलग अलग रास्तों पर कैसे जाएंगे। तब हैंक शॉन का फोन लेकर मैप की फोटो खींच के अपने लिए रखता है और असली मैप ग्रैंडपा को दे देता है। उधर गबातो सोना ढूंढते ढूंढते पहाड़ से गिर जाता है और आंख खोलते ही सामने एक बड़ा सा सोने का गोला दिखता है। वो उसे मिट्टी से उखाड़ने की कोशिश करता है और खुदाई करने लगता है, लेकिन काफी खुदाई करने के बाद भी वो नहीं निकलता। तभी कैलानी और ग्रैंडपा वहाँ पहुँचते हैं। कैलानी अपने पापा से जल्दी चलने को कहती है, लेकिन गबातो बोलता है कि तुम लोग जाओ, मैं ये सोना निकालकर इसके सहारे तुम्हें कॉलेज भेजूंगा ताकि तुम अच्छी लाइफ जी सको। कैलानी उसे गले लगाकर कहती है कि आप ही मेरा असली खजाना हो, आपके होते हुए मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ शॉन और हैंक सबमरीन ढूंढते ढूंढते उस लोकेशन पे पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी हैंक को समझ आता है कि पानी बढ़ने की वजह से वो जगह पूरी तरह डूब चुकी है और अब उन्हें पानी के अंदर जाकर सबमरीन निकालनी होगी। वो कुछ प्लास्टिक पैकेट्स से जुगाड़ वाला ऑक्सीजन मास्क बनाते हैं, जिसमें से वो लोग बस 2 बार ही सांस ले पाएंगे। फिर वो दोनों डरते डरते कूद ही जाते हैं। पानी में तैरते हुए वे सबमरीन तक पहुंचते हैं और उसे खोलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक ईल उन पर हमला कर देता है। किसी तरह वे सबमरीन खोलकर अंदर घुस जाते हैं और बच जाते हैं। फिर पानी बाहर निकालकर वो दोनों उसे चालू करने का तरीका ढूंढने लगते हैं। उधर ग्रैंडपा और बाकी दोनों उस लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंपास काम नहीं करता।
करता और वे भटक जाते हैं। तभी ग्रैंडपा को याद आता है कि मकड़ी हमेशा साउथ की दिशा में जाला बनाती है, तो उसी से दिशा तय करते हैं और सही रास्ते पर चलने लगते हैं। चलते चलते वो लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि हैंक और शॉन उधर नहीं है, तो वे घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे लेट हो गए और वो लोग सबमरीन लेकर निकल चुके हैं। इधर पानी के नीचे उनको एक स्विच मिलता है जिससे सबमरीन ऑन होती है, लेकिन बहुत पुरानी होने की वजह से ठीक से स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि इंजन और बैटरी 150 साल पुराने थे और उसको चालू करने के लिए उन्हें हजारों वोल्ट करंट चाहिए। फिर दोनों को आइडिया आता है कि बड़े इलेक्ट्रिक ईल के जरिए करंट लिया जाए। हैंक एक भाला लेके बाहर निकलता है और उस ईल को ढूंढता है, जिसके नजर आते ही वो भाला फेंक के मारता है और उसके करंट से सबमरीन स्टार्ट हो जाती है। उसी वक्त वहाँ जमीन टूटती है और ग्रैंडपा और बाकी दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी हैंक सबमरीन लेके उनको बचा लेता है। सब अंदर आ जाते हैं। हैंक उसको कंट्रोल कर रहा होता है। उसे सामने एक बड़ा पत्थर दिखता है जिससे टक्कर होने वाली होती है, तो वो गबातो को कंट्रोल देता है और खुद मिसाइल सिस्टम ऑन करने जाता है। जैसे ही वे पत्थर के पास पहुंचते हैं, शॉन मिसाइल लॉन्च करता है और पत्थर टूट जाता है। सब सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। कैलानी शॉन के पास आकर उसे किस कर लेती है और फिर सब खुशी खुशी घर लौटते हैं। 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि कैलानी अमेरिका में कॉलेज में पढ़ रही है। गबातो अपना क्रूज शिप बिजनेस चला रहा है। हैंक शॉन और उसकी मम्मी के साथ हैप्पी लाइफ जी रहा है और ग्रैंडपा नई नई जगह घूमते हुए शॉन को सरप्राइज देते रहते हैं। और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है।